नमस्कार। मैं द्विति चोटाई और आज हम बात करने वाले हैं अटल शर्मा से, जो कि राजकोट आकाशवाणी में पिछले 20 सालों से कार्यरत है। वह एक किसान भी है और उन्होंने बेंगलुरु स्थित भूमि कॉलेज से सस्टेनेबल लिविंग का कोर्स भी किया हुआ है। 2005 से वह समर्पण ध्यान से जुड़ी हुई है। तो आइए बात करते हैं अटल शर्मा से। नमस्कार। जय बाबा स्वामी। आजकल हम बहुत से शब्द सुनते आते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक कृषि है, आध्यात्मिक कृषि है, जीरो बजट खेती है और प्राकृतिक खेती है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसकी अधिक चर्चा आजकल क्यों बढ़ रही है? देखिए, आप कोई भी नाम ले लीजिए, प्राकृतिक खेती कीजिए, कहिए आध्यात्मिक कृषि कीजिए, पर्माकल्चर का नाम भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती कर लीजिए, अमृत कृषि कर लीजिए। इन सब का जो एक मेन उद्देश्य वो है कि हम प्रकृति की तरफ वापस मुड़े। प्रकृति की तरफ वापस मुड़ने का कारण है कि प्रकृति में जो एबंडेंस है, विपुलता है, वो हमें और कहीं नहीं मिल सकती। आप एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयत्न करती हूँ। देखिए, ये क्या है, आप बता सकते हैं ये क्या है? ये सीड्स है, बीज है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस बीज को कूट दीजिए, तोड़ दीजिए, तो आपको अंदर से क्या मिलेगा? कुछ नहीं, नथिंग, राइट? अब मैं आपको कहूँ कि ये जो बीज हैं, आप इनको धरती में बो दीजिए, थोड़ा सा पानी दे दीजिए, तो क्या होगा? पेड़ होगा या उसकी बेल उगेगी। उस बेल में फिर क्या होगा? फूल, पत्ते, फल आएंगे। उस फल में और क्या होगा? वापस से बीज हो गए। अब वो एक आपने बीज बोया, उससे आपको हजारों बीज मिलेंगे। वही बीज आप प्रकृति में जाके डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? पेड़ हो जाएंगे, जंगल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस बीज में जंगल है। बिल्कुल ठीक है। तो बस यही है प्राकृतिक खेती का एक उद्देश्य यही है कि जो प्रकृति में विपुलता है, एबंडेंस है, तो वो हमको समझनी है। हमको उस तरह की दृष्टि चाहिए। स्वामी जी कई बार अपने उदाहरणों में भी कहते हैं कि देने वाला है वो आपको पूरे चॉकलेट का डब्बा देने के लिए तैयार है, पर आप एक एक चॉकलेट मांगते हो। तो जैविक खेती कहो या आध्यात्मिक खेती कहो, यही है कि हमको पूरा डब्बा ले लेना है। हमको एक एक चॉकलेट के पीछे नहीं भागना है। कई मित्रों ने अगर नाम सुना हो तो भास्कर सावे, भारतीय आध्यात्मिक कृषि कहो या प्राकृतिक कृषि कहो, उसके गांधी कहे जाते हैं, पितामह कहे जाते हैं। तो उनका एक बहुत अच्छा वाक्य था कि खेती धंधा नहीं है, धर्म है। ठीक है। तो हमने जब से खेती को धंधा बना दिया तो निश्चित ही हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम उत्पादन लें, जल्दी से जल्दी उत्पादन लें। तो फिर उसके लिए हमने रसायनों का उपयोग शुरू कर दिया। पेस्टिसाइड्स डालते हैं, हर्बिसाइड्स डालते हैं, यूरिया, डीएपी, हर तरह के प्रयत्न हम करते हैं क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन चाहिए। और जब हम इस उत्पादन के पीछे पड़े तो उसका जो साइड इफेक्ट है या उसके जो बुरे दुष्प्रभाव हैं वो भी आज हम देख रहे हैं। तो आज हमने क्या कर दिया है कि हमारी जमीन है, हमारी पानी है, हमारी हवा है, सब हमने प्रदूषित कर दी है। तो कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। और स्वामी जी कई बार अपने प्रवचनों में समझाते भी हैं कि अगर आप खाना बना रहे हो तो कभी क्रोध में खाना मत बनाओ। ठीक है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि सबसे ज्यादा जब आप आटा गूंद रहे हो तो आपके हाथ का स्पर्श हो रहा है। तो अगर आप गुस्से में, क्रोध में वो आटा गूंदोगे, फिर उसकी रोटियां अगर पूरे परिवार में आप दोगे, हर जो भी कोई खाएगा उसके मन में भी वो क्रोध आ जाएगा। तो वही सिद्धांत हम खेती में भी लागू कर सकते हैं कि अन्न उगाने वाला अगर हिंसक तरीके से खेती कर रहा है, अन्न उत्पन्न कर रहा है, तो उसका असर निश्चित ही हमारे मन पे होगा, पूरे समाज जीवन में होगा। तो मुझे लग रहा है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व में आजकल जो लोग हैं वो जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक खेती है या केमिकल फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, वो शॉर्ट टर्म आपको प्रॉफिट देती है कि कुछ समय के लिए आपका उत्पादन बढ़ गया,
पर आप अगर लॉन्ग टर्म दूरदर्शी की बात करें तो बहुत नुकसान हो रहा है, हमको भी हो रहा है, पर्यावरण को भी हो रहा है। जो ग्राहक खरीदता है निश्चित ही उसको तो तकलीफ हो ही रही है। हम सब देख रहे हैं कि बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर जैसी बीमारियां आज से 20-25 साल पहले हमने सुनी नहीं थी कि इतना ज़्यादा होता था। और भी बहुत कुछ बढ़ता जा रहा है। एक जगह मैं पढ़ रही थी, एक रिसर्च हुआ था कि जो माता का दूध है माना जाता है कि वो शुद्धतम चीज़, तो उसमें भी पेस्टिसाइड पाए गए। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक ये दवाइयाँ, ये जहर हमारे गहरा असर हो रहा है। और पर्यावरण को नुकसान होगा तो हमको होने ही वाला है, तो ग्राहक को भी नुकसान है और जो किसान ये उगा रहे हैं उनको भी नुकसान है। क्योंकि कई बार ये चर्चा होती है कि पंजाब से एक ट्रेन चलती है, राजस्थान में एक कैंसर हॉस्पिटल चाहिए, तो वो इतने ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स उसमें हैं कि उसका नाम ही रख दिया है कैंसर। तो इसके जो दुष्परिणाम है वो हम सबको दिख रहे हैं। तो इसलिए धीरे धीरे पूरा विश्व जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है। पर्यावरण की बात करें तो बहुत नुकसान हमारी जो जैविक विविधता है उसको हो रहा है। कई सारे ऐसे पेड़ हैं, कई सारे प्राणी हैं, कई सारे पक्षी हैं जो लुप्त ही हो गए। तो कहीं ना कहीं स्वामी जी अपनी जो किताबों में लिखते हैं कि प्रकृति के साथ कैसे समरस होकर उन्होंने जीवन बिताया, तो वो भी हमको सीखे। वो चिड़ियों से बातें करते थे, वो हाथियों से बातें करते थे। तो ये एक बात समझने वाली है कि ये जो पृथ्वी है वो सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है। ये पेड़ पौधे हैं उनका भी इतना हक है, जीव जंतु है उनका भी इतना हक है। हर प्राणी का, हर हर जो जीवित वस्तु है, हर जीवित जो चीज है उसका इस धरती पे हक है। पर कहीं ना कहीं हमने ये समझ लिया है कि ये पृथ्वी सिर्फ हमारी है, तो फिर हम उस तरह से काम कर रहे हैं। जैव विविधता के साथ ही जुड़ा हुआ है बीज विविधता। शायद ये शब्द नया होगा, आपको पता है, आपने आप कितने तरह के चावल जानते हैं? बासमती, फिर वो एक स्वाद आता है, फिर खिचड़ी में जो चावल डालते हैं, ठीक है, 4-5 के नाम आते होंगे। एक समय था जब भारत में 1 लाख से ज्यादा चावल की किस्में, वेराइटी ऑफ राइस थी। पर हमने जब से ये रासायनिक खेती शुरू कर दी है तो जो लोकल वैरायटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि आप ज्यादा उत्पादन देने के लिए वो जो रिकमेंड करेंगे वही किस्म की डालेंगे, आप हाइब्रिड डालेंगे, तो आपकी जो देसी वैरायटी है, हमारे जो देसी सीड्स हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा है कि जैसे अभी बहुत चर्चाएं हो रही हैं बीटी ब्रिंजल, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो बहुत हम डिटेल में ना बात करें, पर इतना हम सोचें कि बैंगन जो है, बैंगन अच्छा लगता है, काफी लोगों को अच्छा लगता है। तो हमारे भारत में ही 60 से ज्यादा प्रकार के बैंगन, 60 प्रकार के बैंगन अभी उपलब्ध हैं भारत में। तो फिर हमें क्या जरूरत है बीटी बैंगन की? ऐसे बीज की क्या जरूरत है कि जिसमें ताकत नहीं है दूसरे बीज पैदा करने की? तो जो जीएम सीड्स के बारे में हम चर्चाएं करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो विज्ञान का विरोध नहीं, किसी भी बात में विज्ञान का विरोध नहीं है, लेकिन विज्ञान का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों को मुझे लगता है जब हम सोचते हैं ना, तो काफी लोग प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। शायद ये सारी बातें हम ना भी जानते हो, उतनी सारी जानकारी आपने आज दी। तो अगर सजीव खेती की बात करें तो क्या सजीव खेती से ही इतनी बड़ी जनसंख्या की भूख मिट सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल मिट सकती है। लेकिन सबसे हम देखें तो सबसे पहले मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है उस पे आधार है कि आपको उत्पादन कितना मिलेगा। तो हमारी जो टॉप सॉइल है वो हमने खत्म कर दी, केमिकल्स यूज कर करके। हम पहले खेतों में पेड़ होते थे चारों तरफ, वो पेड़ मिट्टी को पकड़ के रखते थे, वो हमने खत्म कर दिए। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी मिट्टी में ही शक्ति नहीं है। अगर मिट्टी में शक्ति नहीं होगी तो उसका उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी को ठीक करना है। 1 इंच मिट्टी जो बनती है वो कैसे बनती है पता है? कितने साल लगते हैं? 500 से 1000 साल, और वो मिट्टी को हम वही गंवा देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी मिट्टी को संभालें।
तो जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो हम अपनी मिट्टी की क्षमता बढ़ा रहे हैं। और कई बार ना कई लोग बोलते हैं मिट्टी ही तो है, लेकिन हम ये सोचे ना तो मिट्टी जीवंत वस्तु। कैसे जीवंत है आप देखिए, सांस लेती है मिट्टी, पानी पीती है मिट्टी, स्टोर करती है मिट्टी। और एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि मिट्टी हमारी तरह सोच भी सकती है, वो इंटेलिजेंट है। अब कैसे, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे आप एक खड्डा कीजिए, उस खड्डे में आप अपना जैविक कचरा डालिए, जैसे किचन का जो वेस्ट निकला या ये जो पत्ते सूख गए वो डाल दीजिए, और आप एक बीज डालिए। तो मिट्टी बीज को नहीं सड़ने देगी, डिकम्पोज नहीं होगा बीज, वो चीज डिकम्पोज होगी। मतलब मिट्टी को पता है कि कौन सी चीज को मुझे डिकम्पोज करना है और कौन सी चीज को हमको उगाना है। और उसके लिए बहुत जरूरी है केंचुए, या जिसको बोले कि सूक्ष्म जीवाणु। कहते हैं ना कि केंचुए किसान के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे छोटा ट्रैक्टर है, क्योंकि केंचुए जितने आपकी जमीन में होंगे, ऊपर आएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे नीचे जाएंगे, और उस प्रोसेस में वो आपकी पूरी जमीन की खुदाई करेंगे। तो शायद ट्रैक्टर की और उसकी जरूरत नहीं है, आपका छोटा सा सैनिक आपका बहुत काम करेगा। हाँ, जो प्राकृतिक खेती के नियम है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कि अगर जमीन बहुत ही खराब है आपकी, बहुत साल से आप रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। पर कबीर जी कह गए हैं ना, धीरे धीरे रे मनवा, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। तो अपने समय पे प्रकृति अपना काम करती ही है, हमें सिर्फ उसको सहयोग देना है और उसका जो काम है वो खराब नहीं करना है। बहुत सारे लोग गौ आधारित खेती की तरफ मुड़ रहे हैं और बहुत सक्सेस हो रहे हैं। मैं तो बहुत सारे किसानों को मिलती हूँ, क्योंकि रेडियो के माध्यम से मुझे ऐसे सजीव खेती करते हुए किसानों से मिलने का, उनकी बात जानने का बहुत मौका मिल रहा है। तो बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं वो लोग, और बहुत आर्थिक तरह से भी वो लोग काफी अपने आप को समृद्ध कर पाए हैं सजीव खेती को अपनाकर। तो मुझे एक आशा दिखती है, एक होप दिखती है। और आजकल मैं देखती हूँ कि आपके जैसे बहुत सारे यंग बच्चे भी खेती में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बाहर पढ़ाई कर रही होती है लेकिन फिर भी आके अपने गांव में खेती संभाल रहे हैं। और जो हमारा पारंपरिक ढंग है और कुछ उसमें मॉडर्न इनपुट्स के साथ बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, क्योंकि अब सबको समझ में आ रहा है कि इस तरह हम ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर सरवाइव करना है तो हमें वापस प्रकृति की तरफ लौटना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा ये जान के। तो ये सारी चीज़ें जो आपने बताई खेती के बारे में, तो अगर बात करें कि आर्थिक रूप से क्या सजीव खेती और जो अन्य खेती के प्रकार आपने बताए वो कितने फायदेमंद रहते हैं? जी, और एक बात मैंने जो हमने पहले बात की उसमें ऐड करना चाहूँगी कि जब हम भूख मिटाने की बात करते हैं इतनी बड़ी जनसंख्या की, तो सिर्फ भूख नहीं मिटानी है, उनको पोषणक्षम आहार देने की बात है। ठीक है, तो सजीव खेती के द्वारा ये हो सकता है। सजीव खेती के द्वारा जितने भी किसानों से मैं मिली हूँ, तो उत्पादन क्षमता शायद 1 या 2 साल थोड़ी सी घटती है, लेकिन तीसरे साल से बढ़ती है और फिर बढ़ती ही रहती है। और आपने जो प्रश्न किया दीदी कि आर्थिक जो उसका पहलू है उसे भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो प्राकृतिक खेती का एक सबसे बड़ा नियम है कि आपके पास जो संसाधन अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो रिसोर्सेज आपके आसपास है, उसी का उपयोग आपको करना है। बाहर से कुछ लाके इनपुट्स नहीं डालना है। जैसे कि जो खाद बनेगी वो आपके पास जो गौमूत्र है, गोबर अवेलेबल है, आपके जो सूखे हुए पत्ते हैं, या आपने पिछले साल जो फसल ली थी उसका जो रेसिड्यू है, उसी का उपयोग करना है। और उसी के उपयोग से आपको अपनी जमीन तैयार करनी है। तो आपका जो डीएपी का खर्चा था, यूरिया का खर्चा था, वो तो बच गया। सबसे पहले तो वही फायदा हो गया, आर्थिक फायदा। उसके बाद बीज, हमने शुरुआत में बीज की बात की, तो बीज भी आपको अपना ही सेव करके रखना है, अपना ही बीज आपको अगले साल यूज करना है, तो वो खर्चा भी बच गया। तो और जो प्राकृतिक जो खेती है उसका एक नियम ये भी है कि हर किसान को मिश्र पाक लगाना है। मतलब मिश्र पद्धति से आप कुछ जो आपके कॉमर्शियल है वो सब ले सकते हैं, जैसे आप कॉटन कीजिए या मूंगफली कीजिए, पर एक ही चीज मत कीजिए। एक तो क्या होगा उससे कि जो जैविक नियंत्रण होता है वो नहीं होता। आपने 3-4 फसल लगाई है तो समझो कीटक आ गए, आपकी एक फसल काट गए, लेकिन बाकी तो बच जाएगी। तो आपकी फूड सिक्योरिटी जो है वो इससे आती है, प्राकृतिक खेती से। और प्राकृतिक
खेती जो कर रहा है किसान, वो निश्चित ही अपने घर के लिए अनाज है या फ्रूट है या सब्जियां वो उगा ही लेगा, तो वो खर्चा भी नहीं है। हम्म, तो आपका खर्चा वैसे ही कम हो गया, तो बाकी जो आया वो फायदा ही फायदा है। तो अभी मेरे खेत के पास में ही एक दूसरा किसान है, मैं उससे बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि बहन जी, हम जब ये कॉटन लगाते हैं, एक बीघे में हमको लगभग 20,000 का खर्चा, बीज ले लो, हर्बिसाइड ले लो, ये सब ले लो, और उसके सामने हमको जो मिलता है सब मेहनत मजदूरी सब खत्म करके हमारे हाथ में 5 या 6 हजार रुपए बचते। तो आप कैलकुलेशन कीजिए कि प्राकृतिक खेती में तो आपका पहले ही बच रहा है, बाद में जो आपको मिलेगा वो तो अलग, वो अलग चीज। और एक समाधान और संतोष मिलेगा, उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। स्वामी जी कहते हैं ना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य में सहयोग देना। सही है। तो आप किसी की हेल्थ खराब नहीं कर रहे, आपके खेत में उगा हुआ अनाज खा के कोई बीमार नहीं पड़ने वाला, इससे बड़ी संतुष्टि और कुछ नहीं है। और वही तो सबसे बड़ा आनंद भी आनंद मिलता देता है। है। तो आपकी निर्भरता बाजार पे खत्म हो जाती है, और आर्थिक रूप से तो फिर फायदा ही फायदा है। बिल्कुल। तो शायद अब कोई ऐसा एक रीजन नहीं दे पाएगा कि नहीं वो आर्थिक रूप से इतना नहीं महत्व देता है, तो हम शायद वो नहीं कर करें। पाएंगे। हाँ, तो आपने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे तरीके से कितने सारे हमें पहलू दिखाए कि जिस तरह से वो हमें इतना फायदेमंद दे सकता है। और भी एक इसमें मुद्दा है कि प्राकृतिक खेती की जब हम बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ खेती नहीं आती, उसमें पानी का प्रबंधन भी आ जाता है कि कम पानी में, क्योंकि आपकी जमीन जितनी अच्छी होगी ना, उतना कम पानी लगेगा। और इस बार जो, और अभी क्या हो गया है कि ये पर्यावरण में जो इतना सारा असंतुलन हुआ है, उसके कारण आपने सबने देखा है कि कुछ पिछले सालों से बारिश आती है तो एक साथ आ जाती है, एक साथ 10 इंच 15 इंच बिल्कुल पड़ गई, संतुलन नहीं है, और फिर 1-2 महीने बारिश ही नहीं आएगी। तो वो जो पानी बरस रहा है उसको आपको स्टोर करना है, उसको ही आपको उपयोग करना है। तो आपकी जमीन तैयार होगी, केंचुए ने सब जगह जा जाके अगर आपके होल्स बना दिए हैं, तो वो सारा पानी आपकी जमीन सोख लेगी। तो पानी का भी इसमें प्रबंधन किया जाएगा, मतलब प्राकृतिक जो खेती है उसको होलिस्टिकली देखना है, सिर्फ खेती नहीं है, आपका जीवन भी जुड़ा हुआ है। तो किसान क्या सोचता है, किसान कैसे काम करता है, वो सब इसमें महत्व की बात है। और आपको याद होगा कि कुछ साल पहले ही हमने किसान वर्ष समर्पण ध्यान के माध्यम से मनाया था। तो इस दौरान भी स्वामी जी ने किसानों को कहा था कि आप खेती के साथ प्रार्थना जोड़िए। और मेरे भी बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं, और समर्पण के साथ जितने भी किसान जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए हैं कि जब आप खेत में काम करते हो तो शुरुआत में प्रार्थना कीजिए, यज्ञ कीजिए, जो आप पानी दे रहे हैं उसको अभिमंत्रित करके अपने खेतों में दीजिए। तो ये सब चीजें आपको देखनी है, सिर्फ एक ही चीज नहीं देखनी है, एक पूरा होलिस्टिक व्यू के साथ अगर चलेंगे तो मुझे लगता है कोई कारण नहीं है कि प्राकृतिक खेती आपको एक अच्छा उसका दे ना सके, आर्थिक आपका स्तर ऊपर ना उठा सके। और शायद इस खेती से जो हम जो भी फल है या जो भी सब्जी है वो खाएंगे, तो शायद उसका जो मिठास होती है वो बिल्कुल अलग ही होती है। बिल्कुल, आप कोई भी सजीव किसान जो भी खेती कर रहा है, उसके खेत की कोई फसल खा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये अलग ही स्वाद है इसके अंदर। और अगर हम उगाते हैं तो उसके तो डबल मिठास हो जाती है, वो आनंद भी मिल जाएगा और उसकी मिठास भी अलग हो जाएगी। बिल्कुल, बढ़िया है। तो अगर आध्यात्मिक कृषि की बात करें तो उसके बारे में हमें कुछ आप बता सकते हैं कि वो क्या होता है और कैसे वो काम करता है? अलग अलग आप नाम दे सकते हैं, पर जैसे हमने बात की कि प्रकृति के साथ जुड़ना वो ही आध्यात्मिक कृषि है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो पृथ्वी है उस पे सबको जीने का हक है। तो हमारे आसपास जो भी प्राणी हैं, पंछी हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, उन सबको साथ लेके चलना, यही प्राकृतिक खेती है। और जितना हो सके हम बाहर के संसाधनों पे निर्भर न करें और प्रार्थना को जोड़ें साथ में, तो बस यही प्राकृतिक खेती है। और कई बार हम जब समर्पण में बात करते हैं पंच तत्वों की, कि पृथ्वी पंच तत्वों से बनी है, हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है, लेकिन आप देखिए कि आज हमने हमारे पांचों पांच तत्वों को प्रदूषित कर दिया। तो अगर हम ये माने कि वो तत्व प्रदूषित होंगे और हमारे अंदर के नहीं होंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। तो जितना जितना हम अपने नदियों को साफ रखेंगे,
हमारा आकाश स्वच्छ रखेंगे, हमारी धरती को हम प्रदूषित नहीं करेंगे, उतना ही मुझे लगता है अंदर ही अंदर हम भी शुद्ध होते जाएंगे, हम भी पवित्र होते अगर जाएंगे। बाहर संतुलन बना रहेगा तो ही तो अंदर संतुलन बना। बिल्कुल। बहुत ही खूब। तो इतनी सारी जानकारी जानने के बाद मुझे सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक मुद्दा ये लगता है कि मेरे जैसे यंगस्टर्स है या तो मेरे जैसे लोग हैं जो किसान नहीं है या तो जो खेती के बारे में इतना नहीं जानकारी रखते हैं, तो हम कैसे इसमें योगदान दे सकते हैं, इसका हम कैसे भाग बन सकते हैं? बिल्कुल, एक तो हम सब प्रार्थना से जुड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हम हमारी जीवन शैली में कुछ छोटे मोटे अगर फेरफार करें, कुछ छोटे परिवर्तन लाए, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा असर पूरे विश्व पे इस पे देखा जा सकता है। जैसे हम देखें, सबसे बड़ी समस्या प्लास्टिक का जो कचरा है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि ये जो प्लास्टिक है वो 2000 साल तक ऐसे ही ऐसे रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इससे नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम रिफ्यूज करें, मना कर दें। वो रिफ्यूज नहीं कर सकते तो उसको रिड्यूस करें, रिड्यूस भी नहीं कर सकते तो रिसाइकल करें, ठीक है। तो ये 3 आर लेकर हम चलें। और आपके जैसे यंगस्टर्स, तो मुझे लगता है कि आजकल साइकिल का जो क्रेज चला है वो बहुत अच्छा है। तो हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि हफ्ते में एक बार मैं साइकिल का इस्तेमाल करूंगी, तो फॉसिल फ्यूल उतने कम होंगे। घर में जरूरी बिजली पंखे न चालू रखें, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि वो भी प्रदूषण करता है। बिजली जो घर पे आ रही है वो कोई एनर्जी को यूज करके आ रही है, हम पैसे दे के उससे छूट नहीं जाने वाले। हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी पर्यावरण पे भार मतलब होता है। हम जो भी क्रिया करते हैं उसका कुछ ना कुछ लोड, कुछ ना कुछ भार पर्यावरण पे होता ही है। तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं वो हमको सोचना है। सबसे पहले कुछ और नहीं कर सकते ना, तो एक हफ्ते तक हमारे घर के अंदर से जो कचरा निकलता है ना, आप उसे देखिए, सिर्फ देखिए। ओके, कचरा पेटी में क्या क्या है आप देखिए, सिर्फ देखिए। फिर आपको धीरे धीरे विचार आएगा कि अच्छा, इसमें कुछ फूड आर्टिकल्स है, मेरे घर का छिलके हैं, सब्जी के फ्रूट के छिलके हैं, तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ, उसके मैं खाद बना सकती हूँ। घर में ही खाद बन सकता है, बहुत अच्छा खाद बन सकता है। मेरे आंगन में जो पत्ते गिरे हैं सूखे, उसको मिला के, और मेरे घर में से जो किचन का वेस्ट निकला उसको मिला के मैं खाद बना सकती हूँ। प्लास्टिक है उसको मैं रीयूज कर सकती हूँ। कुछ गत्ते हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो लोग उसको रिसाइकल हो सकती है, तो उसको मैं अलग अलग सेग्रीगेशन। जब आप कचरा फेंकते हो ना, मैंने कहीं पढ़ा था कि सिर्फ 3 मिनट लगते हैं, तो आप 3 मिनट तो अपनी पृथ्वी के लिए दे सकते हो ना, रोज का 3 मिनट। इतना लेते हैं पृथ्वी से तो हमारा इतना तो बनता ही है, ठीक है। आपके शहर के आसपास जहाँ भी हमारे शहर का कूड़ा जाता है, बस एक बार वहाँ विजिट करते हैं, मतलब आपको दिखेगा कि 7-7 माले की बिल्डिंग बन जाए, उतने ढेर कचरे के इकट्ठे किए हैं। वहीं मैं पढ़ रही थी कि हमने इस पृथ्वी पर इतना कचरा इकट्ठा कर लिया है कि 3 पृथ्वियां भी हमें कम पड़ेंगी। तो हम पहले एक को तो संभालें। तो हम अपने घर से शुरुआत करें कि मेरे घर से मिनिमम कचरा बाहर जाए, जितना मैं रिसाइकल घर में कर सकती हूँ उतना करें। आप अपने घर में किचन गार्डन कर सकते हैं। ये कोविड के दौरान तो कई लोगों को समझ में आ गया कि भाई घर में सब्जियां उगाएं, तो छोटी सी जगह में भी कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आजकल तो ये प्रचार माध्यम और सोशल मीडिया की मदद से आपको जो जानकारी चाहिए आप उसमें से ले सकते हैं। ये भी आप चलो कुछ नहीं कर सकते, तो आप एक काम कीजिए, सजीव खेती जो कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, ऐसे किसानों से डायरेक्टली कुछ खरीदिए। आप अपने घर का जो भी अनाज है, हो सकता है थोड़ा महंगा पड़े, आपको थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए आप डॉक्टर्स को फीस देती हैं, तो बेटर है कि आप किसानों को वो पैसा दीजिए। और एक बहुत जगह पे कॉन्सेप्ट आजकल बाहर आ रहा है, फैमिली फार्मर। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे फैमिली फार्मर। तो आपके इलाके में जो भी किसान है उनसे दोस्ती कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, उनको उत्साहित कीजिए, उनको ये एहसास कराइए कि आप कर रहे हैं इसीलिए हम हैं, आप हैं इसीलिए हम हैं, तो आपका काम बहुत महत्व का है। तो आप उनको धन्यवाद कीजिए, दिल से धन्यवाद कीजिए, फिर देखिए वो आपके लिए डबल मेहनत से काम करेगा। तो ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे शहरों में ऐसे किसानों के ग्रुप बन गए हैं कि वो डायरेक्टली ग्राहकों को बेचते हैं। तो आपको भी फायदा है, क्योंकि आपको विश्वास है कि वो किसान अच्छी तरह उगा रहा है, और किसान को भी एक विश्वास है कि मेरे से ये ले लेने वाला, तो वो भी बहुत प्यार से काम करेगा।
तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी छोटी छोटी बातें भी अगर हम जीवन में अपनाएं, बहुत कुछ बड़ा ना कर पाए तो परिवर्तन आ सकता है। बिल्कुल। और जैसे आपने प्लास्टिक की बात की, तो अभी तो बहुत सारा ऐसा बाहर निकले हैं ऐसी चीज़ें जो मान लो कोई वुडन की चीज़ें हैं या तो कोई हमारी मेटल की चीज़ें हैं, तो सब कैरी भी कर सकते हैं, हम साथ में रख सकते हैं ताकि हम बाहर कहीं निकले तो वो प्लास्टिक का हम जो उपयोग कर रहे हैं वो कम होता जाए। बिल्कुल। तो एक ये चीज़ भी हम कर एक सकते थैली हैं। लेके, कपड़े की थैली बिल्कुल। लेके निकलिए। और आजकल तो प्लास्टिक की जगह कागज के और स्टील के स्ट्रॉ मिलने लगे हैं, बिल्कुल। तो वो भी आप अपने साथ रख लीजिए। और जब कोई फंक्शन होता है बहुत बड़ा, तो आप उसमें कह सकते हैं कि प्लीज डिस्पोजेबल मत यूज कीजिए, वन टाइम यूज जो है ना वो मत कीजिए। कई लोग आजकल बॉल पेन छोड़ के इंक पेन का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो डिस्पोजेबल नहीं है, आप इंक भर के उसको दोबारा दोबारा उपयोग कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप ध्यान से जुड़ते हो और जब ये प्रकृति की चीजें आपके सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आप सोच रहे हो कि ये मेरी जरूरत है कि ये मेरी चाहत है। तो आप इन दोनों में अगर अंतर करना सीख जाएं तो बहुत सारी समस्याओं का अपने समाधान आप मिल ही सब सकता है। काम हो हाँ, सकता है। कि भाई हर 6 महीने मुझे मोबाइल बदलने की जरूरत है क्या? और हम देखें ना तो वो मोबाइल में इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं ना कि उसका कुछ उपयोग ही नहीं, हमको पता भी नहीं रहता कि ये किसके लिए, सिर्फ दिखावे के लिए, या इसने लिया इसलिए मैं लूँ। शायद हम वो उसका पूरा उपयोग भी नहीं नहीं करते कर होंगे, पाते। उनमें हाँ। जो चीज़ें हैं वो शायद पूरी तरह से हमें पता भी नहीं होंगी। तो यही छोटी छोटी बातें हैं कि हमको खुद को समझना है, और खुद को समझेंगे तो पर्यावरण अपने आप सुधर जाएगा। जैसे स्वामी जी कहते हैं ना कि तुम अपना विश्व पहले बनाओ अपना और दिया जला लो। अपना दिया जला लो, जी। बाकी सब अपने आप हो ही हो जाएगा। जाएगा। तो जैसे अटल जी ने हमें बताया कि हमें सिर्फ अपना दिया जलाने की ज़रूरत है, बाकी सब अपने आप नियंत्रण में आ ही जाएगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम अपना योगदान कुछ तो भी छोटी सी छोटी चीज़ें अगर हम कर पाए, जो भी अटल जी ने बताई हमें, तो भी वो बहुत ही मायने रखती है। तो इसी आशा के साथ और इसी प्रार्थना के साथ कि हम अपना कुछ योगदान दे सकें, उसी के साथ नमस्कार। जय बाबा स्वामी।